गाइस ये रहा क्लास 8 का 14 चैप्टर जो ध्वनि है। और मैं इसीलिए इसको फिर से दोहरा रही हूँ क्योंकि ये जो फिर से नया बुक्स जो आपका आया है जैक बोर्ड द्वारा, ठीक है, इसको मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे हैं इस जो बर्मा टुडे जो है आता है 2 दिन पहले टर्म 2 का, मतलब कि एग्ज़ाम से इस सप्ताह यानी एक सप्ताह पहले आ जाता है और इससे बहुत ज़्यादा चांसेस जो है एग्ज़ाम में फंसने, मतलब कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है इस किताब से, जो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा फंसता है, ठीक है। सो मैं इसीलिए पढ़ा दे रही हूँ, इसको रिपीट कर रही हूँ, यानी कि इस चैप्टर को मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे एक बार। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेवी क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो ये क्वेश्चंस को करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया अति लघु प्रश्न उत्तर में से जो 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो इसमें बोला है कि ध्वनि क्या है। सो आंसर हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। बस सिंपली यही आंसर है। आगे यहाँ पर बोला ध्वनि की उत्पत्ति कैसी होती है, तो ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से ही होती है। आगे वेस्ट पुरुष में वक्त तंतु की सामान्य लंबाई क्या होती है। और यहाँ से मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगी बिल्कुल एकदम आपको याद करके चलना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है यानी 50 में 50 आपको हासिल करना है, तो जितने क्वेश्चन मैं यहाँ से बताऊंगी उतना आप सारे क्वेश्चन को याद कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर है जैसे लगभग 20 मतलब कि 20 mm लंबी होती है, ठीक है, वयस्क पुरुष में। और महिलाओं की बात करेंगे तो ये कितना है 15, यानी उनसे 5 mm जो है वो छोटी रहते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर तारत्व क्या है। आंसर हो जाएगा तारत्व वह गुण है जिससे हमारा कान पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकते हैं। आगे यहाँ पर 6 नंबर में बोला कंपन के आयाम से क्या अभिप्राय है, इसका ऐसा मात्र क्या होता है। तो मतलब कि कंपमान वस्तु अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आयाम कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर में इसमें बोला किसी दोलन के आवर्तकाल से क्या अभिप्राय है, इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा। तो दोलन का क्या मतलब होता है, सो आंसर हो जाएगा एक दोलन को पूरा करने में जितने समय यानी कि लिए गए समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि एक दोलन कंप्लीट करने में जितने समय लिया गया है इसी को आवर्तकाल कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक सेकंड से है। समय तो सेकंड का ही होता है, मतलब कि समय का जो सह मात्रक जो वो सेकंड ही होता है, तो इसका भी सेकंड होगा। आगे है दोलन की आवृत्ति से आप क्या समझते हैं और इसका ऐसा मात्रक क्या है। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक जो वो हर्ट्ज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। तो आंसर हो जाएगा कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। आगे ध्वनि की तारत्व किस कारक पर निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा कंपित वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आगे बात करेंगे निम्न में से मतलब किस ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, गिटार का या कार का हॉर्न। तो आंसर हो जाएगा कार का हॉर्न, क्योंकि बहुत दूर से ही हमें कार की हॉर्न जो है सुनाई देती है लेकिन गिटार नहीं सुनाई देता, पास रहेंगे तब। तो किसका तारत्व ज़्यादा होता है, कार के हॉर्न का गिटार के तुलना में, ठीक है। तो गिटार के तुलना में यही होगा। आगे यहाँ पर मनुष्य के कानों के लिए मतलब कि श्रव्यता पारस क्या होता है। तो पारस क्या होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आगे यहाँ पर श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक ये भी होता है। उसके बाद आश्चर्य मतलब कि अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से बिल्कुल कम। आगे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी। PDF चाहिए तो टेलीग्राम को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से अधिक होगी प्राश्रव्य वाला, ठीक है। आगे शोर किसे कहते हैं। तो जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे शोर कहते हैं, मतलब कि जो अब बहुत खराब लगता है उसको हम लोग शोर कहते हैं। आगे है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक है उसको डेसिबल यानी DB से सूचित करते हैं। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे सुरीली ध्वनि किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाए जो ध्वनि सुनने में मधुर लगती है उसे सुरीली ध्वनि कहते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जैसे गाना कोई अच्छा लगता है तो उसको सुरीली ध्वनि कहते हैं। लघु प्रश्न उत्तर 2 या 3 मार्क्स यहाँ से इतना का पूछा जाएगा, इस तरह वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप है यानी कि मैथ्स टाइप है। तो यहाँ पर दिया है यदि कंपित वस्तु 5 सेकंड में 50 बार कंपन करती है तो उसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करो। सो देखो दोलनों की संख्या जो है ये 50 है और समय 5 सेकंड है, तो आवर्तकाल क्या यानी टाइम क्या हो जाएगा। और हम जानते हैं मतलब 50 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय 5 सेकंड है, तो एक दोलन को पूरा करने में कितना हो जाएगा
जाएगा 5/50 तो 0.1 सेकंड हो जाएगा। तो आगे हमें क्या करना है, आवृत्ति यानी 5 सेकंड में दोलनों की संख्या 50 है तो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या 5.50 यानी 10 हर्ट्ज हो जाएगा। तो आवृत्ति कितनी होगी 10 हर्ट्ज और आवर्तकाल 0.1 सेकंड और आवृत्ति जो वो 10 हर्ट्ज हो गया है। तो यही हमें आंसर को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या बोला है कि इसमें बोला एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन करती है, 400 बार, ठीक है, प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन का आवर्तकाल यानी कि टी निकाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 400 दोलनों को पूरा करने में लिया गया समय 1 सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड में करता है तो एक दोलन को पूरा करने में कितना लेगा। तो हम क्या करेंगे 1 से 400 को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर आपको इतना मिलेगा यानी 0.0025 सेकंड हो जाएगा। और आवर्तकाल तो यही हो जाएगा ना, क्योंकि हमें समय निकालना है और इतना सेकंड ही आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन में बोला ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं, इसका आयाम से क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वह ध्वनि की प्रबलता की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि भी मंद होती है, जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनि भी प्रबल होती है। बस यही रीजन है इसका। नेक्स्ट है श्रव्य तथा आश्रव्य ध्वनि किससे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को आश्रव्य ध्वनि कहते हैं और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे है प्राश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं और प्राश्रव्य ध्वनि का 2 उपयोग लिखे हैं। सो आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को ही प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और प्राश्रव्य ध्वनि के 2 उपयोग वो कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए। दूसरा उद्योग में धातुओं तथा अन्य संचारों में दोष ढूंढने तथा विभिन्न भागों की मोटाई ज्ञात करने के बारे में भी पता चलता है। और उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है शोर प्रदूषण से क्या समझते हैं, इससे क्या हानियाँ होती है। सो आंसर हो जाएगा वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण कहते हैं। अत्यधिक शोर की उपस्थिति का अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकती है, जैसे अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार जो है वो शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। तो लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता बिल्कुल क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी कि कम हो जाती है, इसलिए तो बहरा होता है, ठीक है। आगे है जैसे यहाँ पर दिया दीर्घ प्रश्न उत्तर जो 5 नंबर का पूछा जा सकता है। इसमें बोला शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या और कभी संगीत शोर बन सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें देने होंगे। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर शोर यानी अनियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाले अप्रिय ध्वनि जो मुझे अच्छे नहीं लगते उसे शोर कहते हैं, या कोई भी। तो उदाहरण के लिए जैसे कक्षा में सभी बच्चों के तेज तेज बोलने से या हथौड़े चलाने से या कोई किसी चीज़ को पीट रहा है उससे मतलब कि बहुत तेजों का साउंड जो है आवाज़ निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो अप्रिय ध्वनि है जो हमें या आपको भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि शोर। उसके बाद है संगीत। तो नियमित कंपनों से उत्पन्न प्रिय लगने वाली सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं, जैसे सितार के तार से उत्पन्न ध्वनि। लेकिन यहाँ पर बोला यदि संगीत बहुत अधिक तेजी यानी तीखी ध्वनि का हो तो वह शोर का रूप धारण कर लेता है। शादी ब्याह घर में आपने तो गए होंगे तो या फिर सुने होंगे जैसे JBL वगैरह डीजे उजे बजाता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है, ना बात सुनाई देंगी वहाँ पे, ना किसी के ये मतलब कि कान पक जाएगा, ठीक है। एक तरह से उसको बोलते हैं कभी कभी संगीत भी जो है वो शोर का रूप ले लेता है, ठीक है। आगे आपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाई। तो शोर प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है, वाहनों की ध्वनियाँ, यहीं से स्रोत मतलब कि ध्वनियाँ जो है शोर प्रदूषण आता है। दूसरा है विस्फोटक जिसमें फटाकों का फटने भी सम्मिलित है, ये भी शोर प्रदूषण के मुख्य स्रोत है। आगे मशीनों से उत्पन्न ध्वनि, ये भी है। उसके बाद लाउड स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि, उसको ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा जैसे यहाँ पर दिया ट्रांजिस्टर रेडियो के कारण उत्पन्न ध्वनि। उसके बाद आगे है जैसे रसोई घर के कुछ उपकरणों द्वारा उत्पन्न ध्वनि और कूलर वातानुकूलन आदि से उत्पन्न ध्वनि। तो ये सारे जो है
हमारे वातावरण यानी हमारे आसपास होने वाले एक शोर प्रदूषण के मुख्य स्रोत है। हमें ऐसे नहीं करने चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग करते हैं, थोड़े मानते हैं। आगे थर्ड नंबर में बोला वर्णन करें कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो बताओ कि किस प्रकार हानिकारक है। तो आंसर हो जाएगा परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिद्रा, अति तनाव, मतलब कि उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता जो है वो अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है या नहीं, ना के बराबर उन्हें सुनाई देता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन में बोला ध्वनि संचार के माध्यम के लिए आवश्यक है। तो इस एक प्रयोग के वर्णन से इस कथन को पुष्टि करें। सो आंसर हो जाएगा जैसे खिलौना टेलीफोन वाला प्रयोग। सो प्लास्टिक का एक चाय पीने वाले 2 कप लेते हैं, इसके बीच में छोटे से छिद्र बनाते हैं, लगभग 10 मीटर लंबा एक धागा को लेते हैं, धागे से दोनों छोर को बाहर से छिद्र से घुसाते हैं, यानी बाहर वाले छिद्र से घुसाते हैं। उसके बाद धागे के छोरों पर एक पतले से पिन को बांधते हैं जिससे धागा निकाल ना सके उस गिलास के अंदर से। उसके बाद नेक्स्ट है दोनों छात्रों को धागे के एक दूसरे यानी कि एक दूसरे छोर पर कप लेकर खड़ा होने को कहते हैं। क्या होता है उसके बाद होता है धागा को तना हुआ रखते हैं, यानी कि ढीला नहीं रखना चाहिए। एक छात्र को कप में धीरे से बोलने को कहते हैं और दूसरे को कप को कान में लगाने को यानी कान में लगाकर सुनने को कहते हैं। तो हम पाते हैं कि एक छात्र की ध्वनि जो है दूसरे छात्र आसानी से सुन लेते हैं। तो ये जो है मतलब कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि संचार के माध्यम की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में तो ध्वनि की साउंड मतलब ध्वनि जो है सुनाई नहीं देती है। आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया, आयम आवृत्ति को परिभाषित करें एवं इनके मात्रक लिखें। सो इसका आंसर हो जाएगा आयम क्या है, कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयम कहते हैं। और आयम का ऐसा मात्रक जो वो मीटर से संबंधित है, ठीक है। आगे आवर्तकाल क्या है, तो कंपन। आवर्तकाल जैसे यहाँ पर दिया यानी कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक जो ये सेकंड होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आवर्ती, कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक जो वो हर्ट्ज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ 6 नंबर में बोला आकाश में तड़ित पहले दिखाई देते हैं जबकि मेघ गरज जो है बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ऐसे क्यों होता है? उसका मेन रीजन हो जाएगा आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देते हैं जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, यानी बिजली कड़कने वाला। आपने बिल्कुल इनको सुना ही होगा, पहले बिजली चमकता है तब साउंड जो है हमें सुनाई देती है। क्योंकि तड़ित की चमक जो है चाल इसकी कितनी होती है, प्रकाश की चाल हम जानते हैं निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो गर्जन की चाल जो है वो कितना है, केवल 332 मीटर पर सेकेंड है। इससे तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, कम है, बहुत अधिक होती है। इसीलिए समान दूरी पर घटित होने वाले भी चमक हमें पहले दिखाई देते हैं और गर्जन बाद में सुनाई देती है। दोनों ही समान दूरी पर है लेकिन फिर भी हमें चमक पहले और गरजना बाद में सुनाई देता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन में बोला अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? तो इसका मेन रीजन है क्योंकि चांद पर ना कोई हवा ना कोई वायुमंडल है, चांद की सतह पर खाली जगह, ध्वनि का संचारण नहीं हो पाता है क्योंकि हम जानते हैं ध्वनि के संचारण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होता, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन सकते हैं, बस वो इशारे में बातें कर। ध्वनि से आपका इतना ही क्वेश्चन जो है पढ़ना था साइंस में और ये आपका पार्ट 2 वीडियोज़ है। मैंने पार्ट 1 का ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जो घर्षण एक अनिवार्य बल है वो हमने दे दिया और ये ध्वनि से है। उसके बाद और 2 चैप्टर बचा है, बस 4 चैप्टर आपको करना है, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।